Hello, dear students. I hope you all are fine and doing your studies. आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या दोनों के लिए सेपरेट थ्योरी की आवश्यकता है या नहीं है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम थोड़ा ब्रीफली बात करेंगे आज। और एक और बात वीडियो की स्टार्टिंग से पहले आपसे करना चाहूँगी कि आप वीडियो को बहुत कम देखते हैं, कम सुनते हैं। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए होती है, तो आप इससे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और इसको आखिर तक सुनें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इंटर रीजनल ट्रेड होता है बच्चों एक कंट्री के डिफरेंट रीजन्स के बीच में जो ट्रेड होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटर रीजनल ट्रेड। इसको हम इंटरनल ट्रेड भी कह सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड भी कह सकते हैं। तो जो एक ही कंट्री के अंदर व्यापार होता है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, उसको हम कहेंगे इंटर रीजनल ट्रेड। और जो ट्रेड है वो अक्रॉस कंट्री होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में होता है, उसको कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड में फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, इसलिए दोनों के लिए सेपरेट थ्योरी की आवश्यकता है। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं बर्टिल ओहलिन एंड हाबरलर, उनका मानना है कि दोनों में जो अंतर है इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड में, वो केवल डिग्री का है, प्रकार का नहीं है। दोनों अलग अलग प्रकार के ट्रेड नहीं हैं। डिग्री का अंतर हम कह सकते हैं कि जो डिफ़िकल्टीज़, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ इंटर रीजनल ट्रेड में आती हैं, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है इंटरनेशनल ट्रेड में आती हैं। तो दोनों में कम या अधिक का अंतर है, ना कि दोनों के प्रकार में अंतर है। चलिए, ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बताया कि इंटर रीजनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या मानना था, और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो बर्टिल ओहलिन एंड हाबरलर हैं उनका क्या मानना है। अब आगे हम बात करेंगे कि दोनों प्रकार के जो ट्रेड हैं उनमें क्या डिफरेंस हैं। डिफरेंस हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, उस समय जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि दोनों में सिमिलैरिटी किस प्रकार से है, और एंड में हम कंक्लूज़न की बात करेंगे कि क्या दोनों के लिए सेपरेट इकोनॉमिक थ्योरी होनी चाहिए। पहले हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हम बात कर रहे हैं, उस समय जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फैक्टर इमोबिलिटी ज़्यादातर उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दीज डिफरेंसेस आर स्टिल देयर। अभी भी हैं ये अंतर, लेकिन उस वक्त कुछ ज़्यादा हम कह सकते हैं। फैक्टर इमोबिलिटी, उनका मानना था कि जो फैक्टर्स हैं, उत्पादन के जो साधन हैं, लेबर और कैपिटल, वो एक कंट्री के बीच तो वेरी कर सकते हैं, दे आर मोबाइल विद इन अ कंट्री। वो एक कंट्री में तो मोबाइल हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन दूसरे देशों में इतने आसानी से नहीं जाते हैं। जब वेज डिफरेंसेस होते हैं, वेज रेट में अंतर होता है, मान लीजिए बिहार में कम वेज रेट है और महाराष्ट्र में ज़्यादा है, तो वो लेबर है जो वो माइग्रेट कर जाती है, और वहाँ पे मोबिलिटी की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोबिलिटी की प्रॉब्लम डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ज़्यादा है, क्योंकि जिन भी कंट्रीज़ के बीच में ये हम मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस हो सकता है। वहाँ पे जो ऑक्यूपेशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसमें डिफरेंस हो सकता है। लोग अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी फैमिलीज़ को नहीं छोड़ना चाहते, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि विदेश में जाके वो फैमिली से दूर हो जाते हैं। और हाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये लेबर के मामले में ज़्यादा है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बड़े ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से भी लोग दूसरे देशों में नहीं जा पाते हैं। रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय फॉरेन कंट्रीज़ ऑन लेबर इमिग्रेशन, फॉरेन कंट्रीज़ के भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं ताकि बहुत ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ से लेबर उनके कंट्री में एंटर ना कर पाए। तो ये हमने बात करी कि जो लेबर है वो इमोबाइल होती है अक्रॉस कंट्रीज़। नेक्स्ट है कैपिटल किस प्रकार से इमोबाइल होती है।
कैपिटल के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बल्कि कुछ और कारक जो हैं वो उत्तरदायी होते हैं, जैसे लीगल रिड्रेस, जो कानूनी बाधाएं हैं वो आएंगी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, वहाँ की जो सरकार है वो दूसरी हो सकती है, इग्नोरेंस ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंट्री। ये हम कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि कैपिटल किस प्रकार हम दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ कुछ और हो सकती हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। पॉलिटिकल जो है वो सपोर्ट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। इग्नोरेंस होती है, जो कंट्री के इन्वेस्टर्स हैं वो ये इतने विलिंग नहीं होते हैं दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। वहाँ का बैंकिंग सिस्टम फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, किस प्रकार का बैंकिंग सिस्टम है, डेवलप है, नहीं है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंस्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी में जो एक्सचेंज रेट है उसमें डिफरेंसेस होते रहते हैं। मिसट्रस्ट ऑफ द फॉरेनर्स, और जो फॉरेनर्स पे ट्रस्ट है वो भी कम होता है। तो इन सभी बाधाओं की वजह से कैपिटल भी मोबाइल नहीं हो पाती है। तो पहले पॉइंट में हमने बात करी कि लेबर एंड कैपिटल इमोबाइल होती है दूसरे कंट्रीज़ के लिए, लेकिन अपने कंट्री में लेबर एंड कैपिटल मूव कर सकती है और करती है। डिफरेंसेस इन नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि किसी कंट्री में किसी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, और फैक्टर एंडोमेंट की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। कहीं पे लेबर ज़्यादा या होती है, कहीं पे कैपिटल ज़्यादा होती है, तो नेचुरल रिसोर्सेज के डिफरेंसेस हो सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। थर्ड है जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक डिफरेंसेस। जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होती हैं, एक कंट्री में लगभग सिमिलर होती हैं। हमारा कंट्री एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हमारा कंट्री का एरिया बड़ा है और वहाँ पे हमें पहाड़ भी देखने को मिलते हैं, रेगिस्तान भी हैं, प्लेन एरिया भी हैं, तो हर प्रकार के कोस्टल एरियाज़ भी हैं। तो वो लेकिन सभी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर ये डिफरेंसेस जो होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं। एक कंट्री में मोर और लेस एक जैसा एनवायरनमेंट हो सकता है, वो उसके साइज़ और उस पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार के उस वहाँ पे रिसोर्सेज हैं और कितने डिफरेंसेस हैं। हमारे कंट्री में ये सभी डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे बेहतर कंडीशंस हैं, बांग्लादेश में जूट के प्रोडक्शन के लिए, और इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड में अंतर होता है, क्योंकि दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशंस और जोग्राफिकल कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट मार्केट्स, डिफरेंट कंट्रीज़ में मार्केट्स भी डिफरेंट होती हैं, जो कि एक कंट्री में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। डिफरेंट कंट्री में क्या होता है कि इंटरेस्ट का अंतर होता है, उनके यूसेस का अंतर होता है, हैबिट्स, टेस्ट, इन सभी में अंतर होता है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ब्रिटिश रेलवे इंजन्स एंड फ्राइट कार्स डिफरेंट हैं फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट के रेलवे इंजन और फ्राइट कार्स से, तो उनके जो डिज़ाइंस है उसमें चेंज हो सकता है। और ये एक एग्जांपल आपको पता भी है होगा, आई होप सो, कि इंडिया में राइट हैंड ड्रिवन कार्स होती हैं और यूरोप और अमेरिका में लेफ़्ट हैंड ड्रिवन कार होती हैं। तो जब हम अक्रॉस कंट्री की बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने कंट्री के लिए इतने डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है जितना कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ जब ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है। बच्चों ये ध्यान में रखें कि ये डिफरेंसेस हम क्यों कर रहे हैं। ये डिफरेंसेस के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि हमें सेपरेट थ्योरी की आवश्यकता है या नहीं है। इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड को स्टडी करने के लिए सेपरेट थ्योरी की आवश्यकता है या नहीं है। तो अभी हम डिफरेंसेस के 5th पॉइंट पे आ गए हैं, मोबिलिटी ऑफ गुड्स। जो गुड्स की मोबिलिटी है वो एक कंट्री में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसको हम कह सकते हैं कि वो हो सकता है, लेकिन टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स, कोटाज, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, डंपिंग, एक्सचेंज कंट्रोल्स, ये इस प्रकार की प्रॉब्लम्स
जो है इंटरनेशनल ट्रेड में ही आती हैं, इंटर रीजनल ट्रेड में नहीं आती हैं। तो इनको स्टडी करने के लिए हमें सेपरेट थ्योरी की आवश्यकता है। डिफरेंट करेंसीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करेंसीज में डिफरेंस होता है और ये दूसरी करेंसी को अरेंज करना इतना आसान नहीं होता है। कुछ करेंसीज हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं उनकी करेंसीज को अरेंज करने में खासी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये जो करेंसीज में डिफरेंस होना एक रिक्वायरमेंट पैदा करता है कि दोनों के लिए अलग अलग थ्योरीज होनी चाहिए, इंटर रीजनल ट्रेड के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम विद इन अ कंट्री नहीं आती। जब हम इंटर रीजनल ट्रेड करते हैं तब ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए जो स्टेप उठाए जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करते वक्त, तो उसके बहुत सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं। जैसे डिफ्लेशन अगर अडॉप्ट कर रहा है कोई कंट्री, डिवैल्यूएशन कर रहा है, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, तो उसके फर्दर इम्पैक्ट्स होते हैं, उससे फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और ये प्रॉब्लम इंटर रीजनल ट्रेड में नहीं आती हैं। इन सभी टर्म्स के बारे में आप जितना आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ते जाएंगे उन सब के बारे में क्लैरिटी होती जाएगी। डिफ्लेशन आई होप सो आपको पता है, डिवैल्यूएशन हम पढ़ेंगे और रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। डिफरेंट ट्रांसपोर्ट कोस्ट, तो एक कंट्री में इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आती जितनी कि जब हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हायर होती है। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिफरेंट होना भी बड़ी मुश्किलें पैदा करता है और उसके लिए हमें अलग थ्योरी की आवश्यकता है। इन मुश्किलों को समझने की आवश्यकता है और उनसे डील करना आना चाहिए, इसलिए सेपरेट थ्योरी होनी चाहिए। जैसे लीगल फ्रेमवर्क दूसरे कंट्री का डिफरेंट हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप, वहाँ की मॉनेटरी, फिस्कल और कमर्शियल पॉलिसीज़, ये सबसे अहम हैं। मॉनेटरी जो मौद्रिक नीति है, फिस्कल राजकोषीय नीति है, कमर्शियल वाणिज्य जो हमारा विभाग है उसकी जो नीतियाँ हैं, तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ की बिल्कुल डिफरेंट नीतियाँ होती हैं और उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या पड़ेगा उसको स्टडी करने के लिए हमें सेपरेट थ्योरी की आवश्यकता है। डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, अब एक कंट्री में बेशक अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उन सबका इंटरेस्ट एक ही होता है क्योंकि उनका नेशन एक है और सरकारें भी चाहेंगे कि उनके सिटीजन्स का किसी प्रकार से वेलफेयर इंक्रीज़ हो, लेकिन वही कंसर्न, वही चिंता फॉरेन से आई हुई लेबर के लिए नहीं होती है। हमारे जो अब हम कोविड के टाइम पे देख पा रहे हैं, अगर इम्यूनाइजेशन की, वैक्सीनेशन की बात करें तो सभी कंट्रीज़ चाहेंगे कि पहले उनके सिटीजन्स को वैक्सीन मिले, ना कि जो फॉरेन से इमिग्रेंट्स हैं उनको मिले। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड के अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए सेपरेट थ्योरी की आवश्यकता है। डिफरेंट नेशनल पॉलिसीज़, तो नेशनल पॉलिसीज़ भी कॉमर्स के रिगार्डिंग, ट्रेड, टैक्सेशन, इन सब के रिगार्डिंग जो नेशनल पॉलिसीज़ हो सकती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं और कई बार जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं फॉरेन कंट्रीज से ट्रेड करते वक्त जो दिक्कतें आती हैं वो कई बार इतनी इनडायरेक्ट और थिन होती हैं कि उसमें अलग प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम इंटर रीजनल ट्रेड में नहीं होती हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस फॉरेन कंट्रीज़ दूसरे देशों से अपने इंपोर्ट घटाने के लिए अडॉप्ट करते हैं, तो वो सभी प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल ट्रेड में आती हैं, इंटर रीजनल ट्रेड में नहीं आती हैं। ये सभी पॉइंट्स हमने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किए। अब हम बात करते हैं कि बर्टिल ओहलिन क्या कहते हैं कि दोनों जो प्रकार के ट्रेड हैं, इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड, उनमें डिग्री का अंतर है, प्रकार का अंतर नहीं है। एक और उनकी लाइन बड़ी फेमस है, इंटरनेशनल ट्रेड, अकॉर्डिंग टू हिम इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बट अ स्पेशल केस ऑफ इंटरलोकल और इंटर रीजनल ट्रेड। वो ये कह रहे हैं कि दोनों में अंतर नहीं है, वो एक बस स्पेशल काइंड है, इंटर रीजनल ट्रेड का एक स्पेशल केस है इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसको समझने के लिए सेपरेट थ्योरी की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि जैसे वेज रेट या इंटरेस्ट रेट में अंतर होता है तो वो एक कंट्री के बीच में भी हो सकता है और डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच तो होता ही है, लेकिन एक कंट्री के बीच में भी वेज रेट, जैसे हमने इंडिया का एग्जांपल लिया कि बिहार और यूपी का जो वेज रेट है वो पंजाब और महाराष्ट्र, गोवा, केरला उनके वेज रेट से डिफरेंट हो सकता है और इसकी वजह से मोबिलिटी होती है। तो अब इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं जो है इंटरनेशनल ट्रेड में मोबिलिटी की। लेबर भी फ्रीक्वेंटली मूव कर सकती है, मोबाइल है। और ये जो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो न्यूजीलैंड है, कनाडा, लैटिन अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कंट्रीज़ का डेवलपमेंट और तेज़ी से इसलिए हो पाया है क्योंकि वहाँ पे लेबर ने दूसरे कंट्रीज से मूव किया है, वो तभी हो पाया है। तो अकॉर्डिंग टू ऑलिन जो इमोबिलिटी की प्रॉब्लम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बताई, तो उनके अकॉर्डिंग ये कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम एक इंटर रीजनल ट्रेड में भी आ सकती है और इंटरनेशनल ट्रेड में भी होती है और उसको टैकल किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट, बर्टिल ऑलिन कहते हैं कि एक कंट्री में भी हायर ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट हो सकती हैं। जैसे हम इंडिया का स्प्रेड काफ़ी है, हम ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट के बारे में देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसी प्रकार इंटरनेशनल ट्रेड में भी कोस्ट का मैटर होता है। एक है करेंसीज़ का कि दोनों कंट्रीज़ की करेंसी डिफरेंट होती है, इसलिए हमें अलग अलग थ्योरी की आवश्यकता है। तो बर्टिल ऑलिन कहते हैं कि करेंसी जो है वो कन्वर्टेबल होती है और जो एक्सचेंज रेट है उस पर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इससे भी कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती कि हम सेपरेट थ्योरी की आवश्यकता हमें हो। नेक्स्ट इज़ जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कोस्ट की क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बात करी, तो वो इंटर रीजनल ट्रेड में भी लागू होती है और वो इवन एक इंडिविजुअल पे भी लागू होती है, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन का आधार है। कोई व्यक्ति वही काम करना पसंद करेगा जिसमें उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी आउटकम ज़्यादा हो, और दूसरे काम के लिए वो दूसरे व्यक्ति की हेल्प लेना चाहेगा। तो ये बात जो कंपैरेटिव कोस्ट के अंतर की थ्योरी है वो इंटर रीजनल ट्रेड में भी लागू होती है और इवन एक इंडिविजुअल पे भी लागू होती है। तो हमें इंटरनेशनल ट्रेड को सेपरेटली स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का व्यू पॉइंट जान लिया और बर्टिल ऑलिन का व्यू पॉइंट जान लिया। अब हम इसको अगर कंक्लूड करना चाहें तो हम कहेंगे कि दोनों में हम बर्टिल ऑलिन की बात ठीक है कि इंटर रीजनल ट्रेड में भी कुछ इसी प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ही कठिन हैं, उनको डील करने के लिए सेपरेट थ्योरी होनी चाहिए। जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस की बात है, टैरिफ कोटास, टैरिफ की नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात है, या हम कहें जो एक्सचेंज रेट, बहुत सारे जो करेंसीज हैं वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं और ना ही उनको फ्रीली कन्वर्ट किया जाता, उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ा इशू है, इसमें उसको डील करने के लिए हम जो डिसीजंस लेते हैं उसके लिए डेफिनेटली डिफरेंट थ्योरीज़ की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो इंटर रीजनल ट्रेड में नहीं होते हैं। एक तो करेंसी के बारे में हम कहें, एक बैरियर्स के बारे में अगर बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, तो ये सभी कठिनाइयाँ ज़्यादा सीवियर होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में और उनके लिए बड़ी सोच समझ के पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड इंटर रीजनल ट्रेड से डिफरेंट है, तभी हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, IMF, GATT, अंकटाड, इनकी आवश्यकता है, अदरवाइज़ इनकी आवश्यकता नहीं होती। अगर ये इंटर रीजनल ट्रेड की तरह इंटरनेशनल ट्रेड आसान होता तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों में अंतर है और उसको सेपरेटली स्टडी किया जाना चाहिए। अब लास्ट में मैं अपने लेक्चर को एंड करूँगी, किंडल बर्जर की सेइंग को कोट करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, एक अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन, क्योंकि हम बहुत पुराने समय से इसको सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स
क्योंकि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, उसकी वजह से बिकॉज इट फॉलोज डिफरेंट लॉज फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड से इसके लॉज डिफरेंट होते हैं, इसके जो सिद्धांत हैं वो डिफरेंट होते हैं। बिकॉज इट्स स्टडी illuminates and enriches our understanding of economics as a whole। इसकी स्टडी, इंटरनेशनल ट्रेड की स्टडी करने से हमारी इकोनॉमिक्स एज ए होल को स्टडी करने में अंडरस्टैंडिंग एनहेंस होती है। तो ये सभी हमारे आज के टॉपिक से रिगार्डिंग आपसे डिस्कशन था। आई होप आपने पूरा सुना होगा और इससे कुछ समझा होगा। थैंक यू सो मच।